Hello everyone, how's the Joes? Again come back with a new video. जैसा कि हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम इन वीडियो सीरीज के थ्रू ऐसे टॉपिक्स को कवर अप करने की कोशिश करेंगे जिसमें स्टूडेंट्स को जनरली कंफ्यूजन्स रहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि उन टॉपिक्स के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम फेस होती है। तो इसी सीरीज में आज एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स। फ्रिक्शन चैप्टर में जनरली ऑब्जर्व किया गया कि स्टूडेंट्स को इस पर्टिकुलर टॉपिक में कई तरह के चैलेंजेस फेस होते हैं। आज इस वीडियो के थ्रू उन बेसिक्स स्टेप्स को जिन्हें हम फॉलो करके टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स को बहुत इजीली टैकल कर सकते हैं वो देखेंगे, और उसके बाद कई सारे डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस की हम यहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे। मैं आपसे एक प्रॉमिस कर सकता हूं कि आज के इस वीडियो के बाद टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स आपका वन ऑफ द फेवरेबल टॉपिक बनने वाला है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले टू ब्लॉक प्रॉब्लम्स में वो कौन कौन से बेसिक्स स्टेप्स हैं जो हमें ध्यान रखने चाहिए, हम उनकी चर्चा करेंगे। मैंने उन सभी स्टेप्स को ऑलरेडी यहां पर पहले से जनाब स्क्रीन पर लिख करके रखा हुआ है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। मैं आपको बता दूं कि ये स्टेप्स अगर आपने ध्यान से समझ लिए तो फिर उसके बाद आपको ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो चलिए लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द स्टेप नंबर 1। जब भी आपके पास दो ब्लॉक दिए हो तो देखिए वहां पे ऐसी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं कि दोनों ब्लॉक एक साथ चले, मतलब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल हैव द सेम एक्सेलरेशन, या फिर आपके सामने ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के एक्सेलरेशंस क्या हो, डिफरेंट हो। लेकिन जब हमारे सामने कोई भी प्रॉब्लम आती है तो हम एकदम से देख करके ये जज नहीं कर पाते कि वो दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे या फिर वो दोनों ब्लॉक एक साथ नहीं चलेंगे। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक अजम्पशन लेते हैं कि लेट अस अज्यूम दैट बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। ये जो दोनों ब्लॉक है ना, ये कैसे मूव कर रहे हैं बेटा, एक साथ मूव कर रहे हैं। ये ऐसा हम अजम्पशन ले रहे हैं, और ये अजम्पशन मानते हुए हम उस गिवन सिस्टम का क्या फाइंड करते हैं, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ये अजम्पशन मेरा सही हो। अब नेक्स्ट स्टेप देखेगा, स्टेप नंबर 2 क्या है। आउट ऑफ दीज टू ब्लॉक्स आप किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। क्या बनाइए, फ्री बॉडी डायग्राम। ड्रॉ एफवीडी ऑफ एनी वन ऑफ द ब्लॉक, और फिर उसके बाद उस गिवन ब्लॉक पर ये फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि जो आपने अजम्पशन कंसिडर किया है स्टेप नंबर 1 में, उस अजम्पशन को सही कराने के लिए मुझे कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट है। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। मेरी बात समझ में आई भाई? क्या करना है, ध्यान से दोबारा से सुनिएगा। पहले अजम्पशन को सही कराने के लिए मुझे फ्रिक्शन की कितनी जरूरत पड़ेगी, और ये निकालने के लिए मैं किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। दैट इज द स्टेप नंबर 2। क्लियर? अब आते हैं स्टेप नंबर 3। अब देखो भाई, यहां पर दो कंडीशन हो सकती है। आपने जो रिक्वायरमेंट निकाली है फ्रिक्शन फोर्स की, वो हो सकता है कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से क्या हो, कम हो। आप ये तो जानते ही होंगे कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है भाई। फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है μs इंटू n, और जिसे हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो हमने मान लीजिए जो रिक्वायरमेंट निकाली वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आ गई। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब समझ जाना कि आपने जो अजम्पशन लिया है ना वो करेक्ट है। मतलब इस वाली सिचुएशन में हम बहुत आसानी से कह पाएंगे कि हमारा जो अजम्पशन है वो क्या है, सही है। अजम्पशन इज करेक्ट, क्योंकि आपने यही तो अजम्पशन लिया था कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं, और ये कंसिडर करते हुए आपने वहां पर रिक्वायरमेंट निकाली और वो रिक्वायरमेंट मैक्सिमम वैल्यू से कम आ गई। मतलब फ्रिक्शन इतना सफिशिएंट है कि वो दोनों ब्लॉक को एक साथ चला सकता है। अब देखिए केस नंबर 2 ऐसा भी तो हो सकता है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट निकल करके आई है वो सपोज उसकी मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा आ जाए। अगर ऐसी सिचुएशन हो गई तो आप समझ जाइएगा कि आपने जो अजम्पशन लिया है वो हो गया है आपका इनकरेक्ट।
मतलब दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे, और अगर दोनों ब्लॉक साथ में नहीं चल रहे तो डेफिनेटली दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन अलग अलग होंगे। तो उस केस में हम क्या करेंगे, फिर दोबारा से इंडिविजुअली बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे और इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि जब हमें पता ही चल गया कि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है, तो हमें नेचर ऑफ अ फ्रिक्शन पता चल गया। आपको पता है कि अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है तो वहां पे कौन सा फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा, वहां पे लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और आप ये जानते हैं कि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट होती है, और अगर केस नंबर 1 हुआ तो डेफिनेटली उस केस में जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा वो कौन सा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। समझ में आया मैंने क्या बोला? सपोज जैसे कि आपने जब स्टेप नंबर 2 को सॉल्व किया और मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट आई 10 न्यूटन, मतलब ये क्या है, मतलब इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाने के लिए आपको 10 न्यूटन फोर्स की जरूरत है भाई। और मान लीजिए जो आपको मैक्सिमम वैल्यू दी हुई है वो दी हुई है 15 न्यूटन। तो ये तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हो गई। आपको चाहिए कितना, 10 न्यूटन। तो यार 10 तो 15 से कम है ना, तो इसका मतलब फ्रिक्शन वैसे भी क्या चाहता है कि दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग ना हो और बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव टुगेदर। तो वो आपका अजम्पशन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और मान लीजिए आपकी रिक्वायरमेंट आ जाती 20 न्यूटन और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी 15 न्यूटन, मतलब बोथ ऑफ द ब्लॉक्स को एक साथ चलाने के लिए आपको 20 न्यूटन फोर्स चाहिए था, लेकिन आपके पास है कितना मैक्सिमम, 15 न्यूटन। तो इसका मतलब उस केस में आपका assumption क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्या ये सारे स्टेप्स आपको समझ आ गए? जब हम क्वेश्चंस की इस पे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपके फंडे और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं और देखते हैं कि इन स्टेप्स को हम किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तैयार हैं? तो चलिए, जैसा कि आप यहां पे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि आपके पास दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक ए एंड ब्लॉक बी। ब्लॉक ए का मास आपको दिया हुआ है 3 kg एंड द ब्लॉक बी का मास आपको क्या दिया हुआ है, 5 kg। ब्लॉक ए और बी के बीच में यहां फ्रिक्शन फोर्स है और यहां पर आपको म्यूएस मतलब कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है 0.5 एंड द कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी हुई है आपको 0.4। लेकिन ये 5 kg का ब्लॉक जिस सरफेस पर रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टल सरफेस, वो सरफेस यहां पर स्मूथ है और यहां पर ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा, दैट इज 16 न्यूटन। अब आपसे यहां पे जनरली क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? पहला क्वेश्चन, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स, एंड द बी पार्ट, द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द ब्लॉक्स। आई होप कि क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा, ऐसे प्रॉब्लम्स जहां पर ग्राउंड सरफेस स्मूथ है, इस सिचुएशन में यहां पर सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पता है क्या? पहली पॉसिबिलिटी कि बोथ ऑफ द ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा और ये दोनों साथ चलेंगे, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे, लेकिन ये गारंटी है कि इन दैट सिचुएशन ये ब्लॉक मूव करेंगे। ऐसा क्यों मैं बोल पा रहा हूं? क्योंकि अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें, इस पूरे सिस्टम के ऊपर यहां पर एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है एंड दैट एक्सटर्नल फोर्स इज व्हाट, 16 न्यूटन। और अगर एक्सटर्नल फोर्स है देन आई एम 100% श्योर कि उस केस में इन गिवन ब्लॉक्स के पास एक्सेलरेशन होगा ही होगा। तो अब इन सिचुएशंस को कैसे डील करें? हमें कैसे पता चलेगा कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं या नहीं चल रहे? फ्रिक्शन में सबसे बड़ा कंफ्यूजन यही तो है भाई कि यहां पर इस सिचुएशन को देख करके एकदम से हम जज नहीं कर सकते कि इन ब्लॉक्स के एक्सेलरेशन सेम है या नहीं है, और यही है सबसे बड़ा चैलेंजिंग पार्ट। और इसीलिए आपको वो बेसिक्स स्टेप्स बताए गए। सबसे पहला स्टेप क्या है? लेट अस अज्यूम बोथ ऑफ द ब्लॉक्स आर मूविंग टुगेदर। मान लिया दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अगर दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो दोनों का कॉमन एक्सेलरेशन सेम, तो मैं ये कह सकता हूं टोटल मास कितना हो गया आपके पास, 8 kg। देखिएगा, पहला सवाल है 16 न्यूटन का फोर्स, कॉमन एक्सेलरेशन ए, और उस कॉमन एक्सेलरेशन की वैल्यू अगर निकालें दैट इज व्हाट, 16 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस इज 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मैंने assumption अगर लिया तो उस केस में दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आना चाहिए। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप था कि इन दोनों ब्लॉक्स में से किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए।
तो चलिए मैं 3 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ठीक, अब आपसे मेरा सवाल यह है कि इस 3 kg के ब्लॉक पर ये जो फ्रिक्शन फोर्स है ये किस डायरेक्शन में लगेगा। अगर आप ध्यान से देखें कि आप ये कह रहे हैं कि ये 3 kg वाला ब्लॉक भी आगे जा रहा है और 3 kg का अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो नॉर्मल ऊपर लगेगा, mg नीचे लगेगा। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है तो यहां पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इस ब्लॉक पर सिर्फ एक ही फोर्स लग सकता है एंड दैट इज फ्रिक्शन फोर्स। मतलब यहां पर फ्रिक्शन फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोशन ऑफ दिस ब्लॉक। मतलब अगर आपसे ये स्टेटमेंट पूछा जाए फ्रिक्शन अपोजेस द मोशन, तो बेटा ये स्टेटमेंट गलत है। फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अगर आज यहां पर ए और बी ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन नहीं होता ना, तो इस ब्लॉक ए को चलाने वाला कोई था ही नहीं, ब्लॉक ए के पास कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होता। पता है उस केस में सिचुएशन आपके सामने कैसी होती कि आप इस बी ब्लॉक पे फोर्स लगाते, बी एक्सेलरेट करता और ये जो ब्लॉक ए है वो इसी पोजीशन पर रहता और थोड़ी देर बाद नीचे गिर जाता। मतलब अगर आज यहां फ्रिक्शन है इसीलिए 3 kg का ब्लॉक चलेगा, तो इस 3 kg वाले ब्लॉक पर वो फ्रिक्शन फोर्स सपोज हमने माना आगे लग रहा है, दैट इज F रिक्वायर्ड। अब आपको समझ में आ रहा होगा एक 3 kg के ब्लॉक को अगर हमें एक्सेलरेशन 2 देना है तो यहां पे हमारी रिक्वायरमेंट क्या आ जाएगी, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दिस इज 6 न्यूटन। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट। अब मैं आपसे कहूंगा कि सबसे पहले आप ना फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल करके रख लीजिए, वो आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको म्यूएस की वैल्यू दी हुई है और अगर मैं आपसे पूछूं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी तो आप कहेंगे म्यूएस दैट इज 0.5 मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स। 3 और 5 kg के बीच में जो नॉर्मल फोर्स होगा वो आप यहां पे देख पा रहे होंगे 30 न्यूटन होगा। कितना होगा 30 न्यूटन, तो उसे मल्टीप्लाई किया 30 से तो यहां पर ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 न्यूटन। क्लियर। इसी तरीके से यहां काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लेते हैं, हो सकता है जरूरत पड़ जाए। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू निकालेंगे तो उसको हम लिखेंगे यहां पे 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 30 और ये वैल्यू कितनी आ गई 12 न्यूटन। मतलब फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट या हम ये कह सकते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो सकता है 15 न्यूटन हो सकता है। जनाब अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये है मैक्सिमम वैल्यू। आपको बोथ ऑफ दी ब्लॉक्स को चलाने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है 6 न्यूटन की है। तो बताइए केस नंबर ए है या फिर केस नंबर बी है। दिस इज द केस नंबर ए जिसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो मैक्सिमम वैल्यू से कम आ रही है। और अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमारा अजम्पशन क्या है, सही है। और अगर हमारा अजम्पशन सही है तो इसका मतलब हमने जो एक्सेलरेशन माना था वो सही है। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी दोनों सेम होंगे। और जब दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं तो इन दोनों के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा होगा उसका नेचर क्या होगा, स्टैटिक होगा। और उस फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, उस फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाएगी कितनी 6 न्यूटन। आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा। क्या ये बात क्लियर है। तो यहां पर हमारे पास ए पार्ट का भी आंसर आ गया, बी पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखिए हम यहां पर अपना सिस्टम यही रखेंगे और इस पर लगने वाले एक्सटर्नल फोर्सेस की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे और हम इन सिचुएशंस को बार बार डील करेंगे। हर बार आपको हर पार्ट में एक्सेलरेशन ही निकालना होगा और साथ ही साथ फ्रिक्शन फोर्स भी कैलकुलेट कर रहे होंगे। तैयार है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सिचुएशन कुछ वैसी ही है जो अभी आपने प्रीवियस पार्ट में ऑब्जर्व किया। ये मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है। इस बार हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स जो है ना वो हमने चेंज कर दिया एंड दैट इज 48 न्यूटन। अगेन आपको वही सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट करने हैं जो आपने प्रीवियस क्वेश्चन में किए। बताइए फिर से वही स्टेप जल्दी से फटाफट करेंगे भाई। अब हमें वक्त नहीं लगना चाहिए, विद इन अ सेकेंड्स हमें जल्दी से बताना है कि इन दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन सेम होगा या नहीं होगा। थ्रो आउट, जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। एक बात बताइएगा, टोटल मास कितना 8, आगे फोर्स कितना लग रहा है 48। तो मैं ये कह सकता हूं पूरे सिस्टम का मास हो गया भैया 8 kg, हमने फोर्स लगाया 48 न्यूटन। बताइए कॉमन एक्सेलरेशन हमारा क्या आएगा 48 डिवाइडेड बाय 8, यस और नो। और ये एक्सेलरेशन आ गया 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमारा अजम्पशन सही रहा तो बोथ ऑफ द ब्लॉक्स विल मूव विद दिस एक्सेलरेशन, लेकिन अभी मैं श्योर नहीं हूं। अब इसके बाद व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप। अब हम आइदर ए और बी
ए और बी में से किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए 3 kg का बना लेते हैं, क्योंकि उससे चीजों को टैकल करना आसान होगा, क्योंकि उस पर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा एक्सटर्नल, है ना। तो एक बात बताइएगा, अगर एक्सेलरेशन आगे है तो इस पे जो रिक्वायरमेंट आएगी वो आपकी कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन है 6, तो आपकी रिक्वायरमेंट है 6 × 3 और ये आ रही है 18 न्यूटन। जनाब अभी आपने थोड़ी देर पहले फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाली थी, मैक्सिमम वैल्यू थी 15, और आज इन दोनों ब्लॉक को एक साथ चलाने के लिए फ्रिक्शन फोर्स की जो रिक्वायरमेंट है वो आ रही है 18। क्या ये आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल हो पाएगी? आज डिमांड ज्यादा है भाई, डिमांड है 18 न्यूटन की, लेकिन फ्रिक्शन अगर अपनी मैक्सिमम लिमिट पे भी लगेगा ना तो 15 न्यूटन लग सकता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टेप नंबर 1 में आपने जो अजम्पशन लिया था ना वो इनकरेक्ट हो गया। अब अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो घबराना नहीं है, इसका मतलब हमें पता चल गया कि इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है, और अगर दोनों ब्लॉक्स के बीच में स्लिपिंग हो रही है तो बताइए कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अरे जनाब जब काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है ना तो चीजें और आसान हो जाती हैं, क्योंकि काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू तो कांस्टेंट होती है। तो अब इसके बाद हमें अगला स्टेप क्या फॉलो करना है? अगर हमारा अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया तो हम इंडिविजुअल फ्री बॉडी डायग्राम्स बनाएंगे ब्लॉक्स के और इनके एक्सेलरेशंस निकाल लेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अगर अब मैं तो भैया ये पूरी कैलकुलेशन जो अपने ऊपर जो कैलकुलेशन करी थी ना, ये तो अब हमारे किसी काम की नहीं है। तो सर ये क्यों करी थी कैलकुलेशन भाई? अरे भैया ये कैलकुलेशन करके ही तो पता चला कि दोनों ब्लॉक साथ में चलेंगे या नहीं चलेंगे। दीज आर द चेक पॉइंट्स। ओके, तो देखिए अब मैं अगर 3 kg वाले ब्लॉक की बात करता हूं तो इस 3 kg के ब्लॉक पर काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, और आपको याद होगा काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू हम थोड़ी देर पहले निकाल चुके थे। मैंने कहा था ना आपसे, हो सकता है आगे जरूरत पड़े। तो काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू थी 12 न्यूटन। तो बताइए यहां पर अगर आप ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन लिखना चाहते हैं तो ये फोर्स 12/3 मेरे हिसाब से ये एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिमिलरली अगर मैं यहां पर आपके सामने 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं तो उस पर एक्सटर्नल फोर्स है बेटा 48। लेकिन एक बात बताना, ये 12 न्यूटन किसने लगाया भाई? इस ब्लॉक ए पर 12 न्यूटन किसने लगाया? अरे बी ने लगाया। क्या न्यूटन्स थर्ड लॉ याद है? एक्शन एंड रिएक्शन। बी ने ए पर 12 न्यूटन आगे लगाया तो ए बी पर 12 न्यूटन पीछे लगाएगा भाई। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहां पर नेट फोर्स कितना है बी पर, तो आप कहेंगे 48 - 12, यस और नो, एंड दिस इज 36 डिवाइडेड बाय द 5, एंड दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी। और इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कितना है? 12 न्यूटन है भाई। इस बार फ्रिक्शन का नेचर कैसा है? काइनेटिक है। मुझे उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स आई होप कि क्लियर हो रहे होंगे। आपने देखा कि पहले वाले क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट जो हमने सॉल्व किया उसमें हमारा केस नंबर ए सही था, लेकिन सेकंड पार्ट में हमारा केस नंबर बी सही है। चलिए आगे बढ़े क्या जनाब, और प्रोफाइल के डिफरेंट क्वेश्चंस देखें। चलिए सभी वही सेम सिचुएशन, वही 2 ब्लॉक ए एंड द ब्लॉक बी। इस बार क्या पूछ लिया गया? ओ हो, बहुत ही फेवरेट सवाल। एग्जाम में कई बार इस प्रोफाइल के सवाल पूछे जाते हैं भाई कि भैया ये बताओ कि इस ब्लॉक पर लगने वाला जो फोर्स है ना उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है कि सच दैट दे विल मूव टुगेदर। सोचिए क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए, किस डायरेक्शन में हम सोचें कि हमें इस सवाल का आंसर मिल सकता है। मुझे एक सवाल बताइएगा कि जो ब्लॉक ए है उसे कौन चला रहा है? ब्लॉक ए को जो एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया वो फ्रिक्शन ने प्रोवाइड किया। तो अगर मैं यहां पर ब्लॉक ए की बात करूं भाई, तो ब्लॉक ए पर आगे लगेगा फ्रिक्शन। अब सवाल मेरा यह है कि ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन मैक्सिमम कब होगा? आप कहेंगे जब फ्रिक्शन मैक्सिमम होगा, और फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपको पता है। आप जानते हैं कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है भाई? म्यूएस इंटू नॉर्मल, जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। म्यूएस की वैल्यू है बेटा 0.5, नॉर्मल की वैल्यू कितनी थी? 30, जो कि कितना आया था? 15 न्यूटन।
हम ये कह सकते हैं कि 3 kg का जो ब्लॉक है ना, उस पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैक्सिमम फोर्स 15 न्यूटन लग सकता है। तो एक बात बताइए, इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है? 15/3 मतलब 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब 3 kg के ब्लॉक का एक्सेलरेशन 5 से ज्यादा नहीं हो सकता। बस खत्म हो गया सवाल। आपसे ये पूछा है कि फोर्स मैक्सिमम कब होगा, कि सो दैट दे विल मूव टुगेदर, तो मैं कहूंगा कि यहां पर पूरा सिस्टम एक साथ चले और इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो, वो हो सकता है आपके पास 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप सीधे सीधे यहां पर बोल सकते हैं भाई एफ मैक्सिमम की वैल्यू क्या लिखेंगे? टोटल मास ऑफ अ सिस्टम, एंड दैट इज व्हाट? 8, यस और नो, multiplied by the acceleration. So the answer is 40 Newton. I hope so कि क्लियर हो गया होगा। तो यहां से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं, जल्दी से बताइए भाई। यहां से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि इस गिवन सिचुएशन में जो हमने इस क्वेश्चन के 3 डिफरेंट पार्ट सॉल्व किए ना, यहां पर हमें समझ आया कि हमारा एक्सटर्नल फोर्स अगर 40 न्यूटन या उससे कम हुआ तो उस केस में दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे और इन दोनों ब्लॉक्स के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है वो क्या होगा? स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। अरे भाई यस और नो, बहुत बढ़िया। अब बताइए, अगर आपका एक्सटर्नल फोर्स 40 न्यूटन से ज्यादा हो गया तो उस केस में क्या होगा? अब दोनों ब्लॉक साथ साथ नहीं चलेंगे। इस वाली सिचुएशन में एक्सेलरेशन ऑफ ए और एक्सेलरेशन ऑफ बी क्या था? सेम था। लेकिन अगर फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन से ज्यादा हो गई तो अब कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? अभी लगेगा यहां पर काइनेटिक फ्रिक्शन। और जनाब अगर काइनेटिक फ्रिक्शन लग रहा है तो ऑफ कोर्स अभी यहां पर ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे? नहीं चलेंगे। क्या मेरी बात क्लियर है जनाब? समझ में आ रहा है? यहां पर और भी डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल के क्वेश्चंस बन सकते हैं भाई। क्या बन सकते हैं? आपसे कभी कभी ग्राफ्स पूछ लिए जाते हैं। ग्राफ किस तरीके के, लेट्स सी, वो भी देखेंगे। सपोज आपसे यहां पर इसी क्वेश्चन में, इसको जूम इन कर देते हैं भाई, इसी प्रॉब्लम में सपोज आपसे ये पूछा जाता कि ड्रॉ एक्सेलरेशन वर्सेस एक्सटर्नल फोर्स ग्राफ for both blocks। समझ में आया क्या क्वेश्चन है? आपको A वर्सेस F का ग्राफ ड्रॉ करना है बोथ ऑफ द ब्लॉक्स के लिए, A ब्लॉक एज वेल एज B ब्लॉक। सोचिए किस तरीके से ड्रॉ किया जाएगा। ठीक है, सबसे पहले चर्चा करते हैं A ब्लॉक की। किसकी भाई? A ब्लॉक की। मुझे यहां पर Y एक्सिस पर एक्सेलरेशन और X एक्सिस पर फोर्स, जैसा कि अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि जब तक फोर्स की वैल्यू 40 न्यूटन नहीं हो जाती तब तक दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे। और अगर आप इक्वेशन लिखना चाहेंगे कब? जब फोर्स की वैल्यू लेस देन 40 न्यूटन है तो हम वहां पर इक्वेशन सिंपली ये लिख सकते हैं F बराबर द टोटल मास एंड दैट इज व्हाट 8 इंटू एक्सेलरेशन। और एक्सेलरेशन दोनों ब्लॉक का सेम होगा, यस और नो। तो एक बात बताओ, तुम्हें यहां पे जो ग्राफ ड्रॉ करना है उसमें इसको आप प्लॉट कर रहे हो y एक्सिस पर और इसको प्लॉट कर रहे हो जनाब x एक्सिस पर। तो यहां पर मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन क्या आ गया भाई? F/8। क्या ये तुम्हें ग्राफ y बराबर mx जैसा दिख रहा है? तो हम ये कह सकते हैं ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट होगा, स्ट्रेट लाइन बनेगा, और जब फोर्स की वैल्यू 40 होगी उस समय एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा, और वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन अभी हमने निकाला था, दैट वाज द 5। लेकिन इसके बाद क्या होगा? इसके बाद जैसे ही फोर्स की वैल्यू 40 से थोड़ी सी ज्यादा होगी, अब स्टैटिक नहीं लगेगा, काइनेटिक लगेगा, और जैसे ही काइनेटिक लगेगा तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन अब हमेशा के लिए कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ब्लॉक ए पर काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी और वो 12 न्यूटन लगेगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं सडन एकदम से यहां पे ये ग्राफ ब्रेक होगा, डिसकंटिन्यूटी आएगी, और उसके बाद हमेशा अगर फोर्स आपका 40 न्यूटन से ज्यादा रहा तो उसका एक्सेलरेशन हमेशा के लिए 4 हो जाएगा। किसका? ब्लॉक ए का। ऐसा मैं क्यों बोल पा रहा हूं?
क्योंकि आपको पता है ये फोर्स जो है, जैसे जैसे अब हम फोर्स बढ़ाते जाएंगे, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स तो अब 12 ही लगेगा ना भाई, और अगर 12 लगेगा तो 12 डिवाइडेड बाय 3, तो ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर है भाई? ब्लॉक बी का कैसा बनेगा ये आप सोचिए, ठीक है। मैं वापस लौट करके आऊंगा इस क्वेश्चन पर कुछ देर बाद, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करें। चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब। फिर से वही क्वेश्चन, लेकिन इस बार थोड़ा सा चेंज दिखाई दे रहा है। मुझे उम्मीद है कि सभी स्टूडेंट्स को ये चेंजेस दिखाई दे रहे होंगे भाई। इस बार जो फोर्स लगाया गया है वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया गया है। अब वही सेम क्वेश्चन, सेम सिचुएशन, फिर से दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो बोथ ऑफ देम आर मूविंग टुगेदर, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों एक साथ नहीं चलेंगे। क्लियर भाई? तो लेट्स चेक इट। सबसे पहले क्या है? अजम्पशन। लेट अस अज्यूम कि साथ चल रहे हैं। अगर साथ चल रहे हैं तो एक बात बताइएगा, टोटल मास पूरे सिस्टम का कितना हो गया भाई? 8 kg, यस और नो? और यहां पर हमने लगाया 8 न्यूटन का फोर्स, तो मेरे हिसाब से इनका जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें? ए और बी, किसी भी आप एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। मैं जनरली पता है क्या करता हूं, मैं उन ब्लॉक्स का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना प्रेफर करता हूं जिस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। बनाने में कोई दिक्कत नहीं है, आप ए का बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रिलेटिवली मेरे लिए चीजों को ऑब्जर्व कर पाना थोड़ा सा क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। जैसे कि अगर मैं यहां पर 5 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं, किसका भाई? 5 kg का। अब एक बात बताइए कि 5 kg के ब्लॉक पर नॉर्मल फोर्स ऊपर लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे लगेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग सिर्फ एक ही फोर्स बचा, और वो कौन है? फ्रिक्शन। अब एक बात बताओ, अगर आप ये कह रहे हो कि एक्सेलरेशन आगे की तरफ है, तो इस 5 kg के ब्लॉक पर फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? फ्रिक्शन फोर्स लगेगा आगे की तरफ। अब हम निकालते हैं रिक्वायरमेंट। अगर रिक्वायरमेंट निकालेंगे तो रिक्वायरमेंट कितनी आएगी? द मास इनटू एक्सेलरेशन, एंड दैट इज 5 न्यूटन। दिस इज अवर रिक्वायरमेंट जनाब। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू? वो तो हम पहले निकाल चुके थे भाई, पैरामीटर में कोई चेंज नहीं है। आज भी मैक्सिमम वैल्यू आप देख पा रहे हैं, म्यू एस इंटू एन, दैट इज 15 न्यूटन, और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है भाई? 12 न्यूटन। क्लियर है बात? जरूरत कितनी है भाई? आज बोथ ऑफ द ब्लॉक्स को एक साथ चलाने के लिए कितनी डिमांड आई है फ्रिक्शन की? 5 न्यूटन आई है भाई, यस और नो? और कितना मैक्सिमम सप्लाई कर सकते हो? 15 न्यूटन। डिमांड 5 की है और मैक्सिमम 15 है। तुम्हारा अजम्पशन सही है गलत है? सही है। केस नंबर ए, अगर रिक्वायरमेंट आपकी मैक्सिमम वैल्यू से कम आ जाए, याद करो जनाब। क्लियर? तो मैं यहां पर ये कह सकता हूं कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, और वो एक्सेलरेशन क्या होगा? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और फ्रिक्शन कितना लगेगा? जितनी जरूरत है। जरूरत कितनी की है भाई? 5 न्यूटन की। एंड व्हाट अबाउट द नेचर? दिस नेचर इज स्टैटिक। क्लियर है बात? आई होप कि अब आप क्वेश्चंस को बहुत जल्दी क्विकली डील कर पा रहे होंगे। मैं अभी यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसलिए फिर भी मुझे थोड़ा वक्त लग रहा होगा, लेकिन मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अगर आपको फंडे क्लियर हो गए ना, तो आप विद इन अ मिनट आप बहुत आसानी से जज कर पाएंगे कि ये दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे या नहीं चलेंगे। तो चलिए, ये था ए पार्ट, इसी का बी पार्ट करते हैं भाई। ओ हो, बी पार्ट में क्या है भाई? अभी अपने एक्सटर्नल फोर्स चेंज कर दिया, 32 न्यूटन। भैया पेन साइड में रख दो, बिना पेन चलाए आंसर देना है इस बार। करो भाई, कोशिश करो, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग रहेगा, लेकिन कोशिश करो बिना पेन चलाए आंसर देना है। जल्दी से बताओ कि स्टैटिक लगेगा या काइनेटिक लगेगा? क्यों भाई? क्या ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे? क्या दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन सेम होगा? सोचिए क्विकली, फटाफट। चलिए, आई होप कि काफी सारे स्टूडेंट्स ट्राई कर चुके होंगे। देखिए, टोटल मास 8, फोर्स 32। अगर मैं कॉमन एक्सेलरेशन की बात करूं तो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा फोर्स डिवाइडेड बाय द टोटल मास, एंड दिस इज द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है मेरा अजम्पशन। अब मैंने यहां पर 5 kg का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। 5 kg पर कितनी फ्रिक्शन की रिक्वायरमेंट आ रही है? सोचिए जरा। एक्सेलरेशन 4 चाहिए और
5 केजी के ब्लॉक को अगर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट करना है तो 4 इंटू 5 एंड दैट इज 20 न्यूटन। डिमांड है जनाब 20 न्यूटन की, सप्लाई कितनी थी 15 न्यूटन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 15 थी। क्या ये डिमांड आपकी फुलफिल हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। दिस इज अ केस नंबर ए और अ केस नंबर बी। दिस इज अ केस नंबर बी। तो फिर क्या करें? अजम्पशन इनकरेक्ट हो गया। अरे तो बढ़िया है ना, अपन को पता तो चल गया काइनेटिक लगेगा, और अगर काइनेटिक लगेगा तो काइनेटिक तो कांस्टेंट है, तो हम यहां पर कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक के एक्सेलरेशन सेम नहीं होंगे। अब हम क्या करेंगे, ये वाला भैया हमारा अजम्पशन हो गया इनकरेक्ट। इंडिविजुअल फ्री बॉडी के डायग्राम्स बनाएंगे। यहां पे 32 न्यूटन काइनेटिक लगेगा, पीछे की तरफ 12 न्यूटन, यस और नो। एक्सेलरेशन आगे की तरफ बताइए जल्दी क्या आएगा एक्सेलरेशन? 32 माइनस 12 दैट इज व्हाट? नेट फोर्स कितना आ गया? 32 माइनस 12 दिस इज 20। कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा भाई। 20 डिवाइडेड बाय 3, यस और नो? क्लियर? सिमिलरली अगर मैं 5 केजी की बात करूं भाई, एक्शन रिएक्शन पेयर, ये 12 न्यूटन उस पर आगे की तरफ लगेगा, तो बताइए व्हाट अबाउट द एक्सेलरेशन ऑफ बी? 12 आगे लग रहा है लेकिन मास है 5, ये आ गया भैया। ब्लॉक ए एज वेल एज ब्लॉक बी के एक्सेलरेशंस आ चुके हैं। काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा भाई। फ्रिक्शन का अगर नेचर पूछ लिया जाए तो क्या बता पाएंगे? कौन सा फ्रिक्शन लगेगा? काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। आई होप सो आपने बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व किया होगा। क्लियर है मेरी बात? मुझे उम्मीद है कि आपके फंडे एकदम परफेक्टली क्लियर होते जा रहे हैं। क्या अब अगले सवाल की तरफ मूव करें? थोड़ा सा एनर्जेटिक रहिए। चलिए, वही सेम क्वेश्चन है क्या इस बार? नहीं नहीं नहीं, इस बार क्वेश्चन में कुछ चेंज है। हाउ मेनी ऑफ यू जिनको ये चेंज चमक गया भाई? कितने लोग हैं ऐसे? जनाब इस बार आपकी ग्राउंड सरफेस जो है ना वो स्मूथ नहीं है, इस बार आपकी ग्राउंड सरफेस रफ है, और वहां पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.2। यहां पर हमें मेंशन नहीं है कि म्यू एस और म्यू के की वैल्यूज के बारे में, तो इसका मतलब बाय डिफॉल्ट हम मान करके चलेंगे कि कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन फॉर अ ग्राउंड सरफेस क्या है? सेम है। ठीक, म्यू एस का वैल्यू 0.5, ये वैल्यू। अब देखिएगा, थोड़ा सा हमें अपने अप्रोच में परिवर्तन करने पड़ेंगे। परिवर्तन कैसे? देखिएगा, इस बार आपके सामने थोड़ी और ज्यादा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज बन सकती है। पहली पॉसिबिलिटी कि कोई भी ब्लॉक ना चले। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ भाई हो सकता है अब तो, क्योंकि यहां पर आपका एक्सटर्नल फोर्स सिर्फ 32 न्यूटन नहीं है, यहां पर ये ग्राउंड सरफेस भी फोर्स लगाएगा। तो पहली पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि कोई भी ब्लॉक ना चले। क्लियर? दूसरी पॉसिबिलिटी कोई एक ब्लॉक चले। तीसरी पॉसिबिलिटी दोनों ब्लॉक चले लेकिन दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। और नेक्स्ट लास्ट पॉसिबिलिटी कि दोनों अलग अलग चले। क्लियर है? तो देखना आप कैसे अप्रोच करें। अप्रोच करने का तरीका वही, स्टेप्स वही है। लेट अस अज्यूम कि दोनों एक साथ चल रहे हैं। एक बात बताना, यहां पर अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पे लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, ग्राउंड सरफेस से लगने वाला जो फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या होगी, अगर मैं आपसे ये पूछूं, तो आपको समझ में आ रहा है म्यू की वैल्यू 0.2, और यहां से जो नॉर्मल फोर्स लगेगा 3 + 5, टोटल मास 8 kg, तो ग्राउंड सरफेस से लगने वाला नॉर्मल हो गया 80, तो मेरे हिसाब से ये वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। कितनी आ गई भाई? 16 न्यूटन। मुझे तो एक बात तय हो चुकी है, समझ में आ गई है कि चलेंगे तो है भाई, क्योंकि हमने लगाया 32 न्यूटन और ग्राउंड सरफेस से फ्रिक्शन लग सकता है 16, तो हमारे द्वारा लगाया गया फोर्स फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा आ रहा है भाई। क्लियर है बात? अब देखना, अब यहां पर हमने माना कि ये रहा ब्लॉक ए और ये रहा ब्लॉक बी। सपोज ये बोथ ऑफ द ब्लॉक्स जो हैं वो एक साथ चल रहे हैं, ये हमारा अजम्पशन है। ठीक है, अब देखना भाई, थोड़ा सा बी केयरफुल। 8 kg आगे लगेगा 32 न्यूटन, लेकिन ग्राउंड सरफेस से फ्रिक्शन लगेगा 16 न्यूटन, और हमने माना था एक्सेलरेशन ए। बताइए एक्सेलरेशन क्या आया? आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, दैट इज 16/8। जल्दी से कैलकुलेशन चेक करिएगा। मेरे हिसाब से एक्सेलरेशन आया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर साथ चले तो इनका कॉमन एक्सेलरेशन ये होना चाहिए। अब क्या करें? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? किसी एक ब्लॉक को पकड़ लो। ए और बी में से किसको पकड़ा? अरे भैया उसको पकड़ो जिस पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। वो कौन सा ब्लॉक है? ए ब्लॉक। देखिएगा भाई, 3 kg
ब्लॉक ए, हमें एक्सेलरेशन कितना चाहिए 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आगे की तरफ, तो रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, व्हाट इज द नीड ऑफ द फ्रिक्शन, दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन। कैलकुलेशन फटाफट करिएगा भाई, 6 न्यूटन। ए और बी के बीच में, आपको याद होगा डेटा अभी भी वही सेम है, ए और बी के बीच में व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फ्रिक्शन, 15 न्यूटन। जरूरत कितनी है, 6 न्यूटन। तो बताइए आप जो सोच रहे हैं वो सही है गलत है? बिल्कुल सही है जनाब, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि आपने जो ये अजम्पशन लिया ना, ये अजम्पशन सही है। यहां पर ये दोनों ब्लॉक एक साथ चलेंगे विद अ कॉमन एक्सेलरेशन। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं ब्लॉक ए एज वेल एज ब्लॉक बी, इन दोनों का एक्सेलरेशन क्या रहेगा, सेम रहेगा, और वो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इंटरेस्टिंग बात देखिएगा, यहां पर ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा वो स्टैटिक होगा, लेकिन बी और ग्राउंड सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन लगेगा उसका नेचर कैसा होगा, काइनेटिक होगा, क्योंकि ए और बी के बीच में स्लिपिंग नहीं हो रही है, ए और बी तो एक साथ चल रहे हैं। लेकिन आप ऑब्जर्व करिए यहां पर बी ब्लॉक और ग्राउंड सरफेस के बीच में स्लिपिंग हो रही है, तो वहां अगर स्लिपिंग हो रही है तो वहां स्टैटिक लगेगा, काइनेटिक लगेगा, वहां पर काइनेटिक लगेगा। तो इसका मतलब हमारा अजम्पशन सही हो चुका है। और यहां पर ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन कितना होगा, फ्रिक्शन उतना ही होगा जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है, और रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है जनाब आपके सामने, 6 न्यूटन। क्लियर है, समझ में आया? आप चाहें तो आप 5 kg का भी फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते थे। अगर किसी को ये लग रहा है ना कि आपने सिर्फ ब्लॉक ए का ही क्यों बनाया, आप 5 kg का बना लीजिए। इस पर आगे आपने क्या लगाया, 32 न्यूटन। ग्राउंड सरफेस से पीछे कितना लगा, 16 न्यूटन। ये तय है कि यहां से लगने वाला फ्रिक्शन पीछे लगेगा। आपने कहा था कि इसका एक्सेलरेशन कितना आया था, 2। यस और नो? अब आप खुद सॉल्व करिए, आप देखिएगा यहां से भी आपकी एफ की वैल्यू वही निकल के आएगी। ट्राई करिए भाई। आगे वाला फोर्स माइनस पीछे वाला फोर्स, 32 माइनस 16 माइनस एफ, तो मेरे सामने आ गया ये 16 माइनस एफ। यस और नो? दिस इज द नेट फोर्स एंड नेट फोर्स शुड बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखो भाई क्या यहां पर आपके सामने वही वैल्यू आ रही है, 6 न्यूटन। आई होप सो सभी को क्लियर होगा भाई। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी सीरीज में। इस बार क्या हो रहा है भाई, जरा गौर फरमाइए। सिचुएशन में कुछ परिवर्तन दिख रहा है क्या? हाँ भाई, इस समय ब्लॉक बी पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो फोर्स लगाया गया है वो इस समय 64 न्यूटन है, और सारे पैरामीटर एज इट इज सेम रखे गए हैं। ये सारे पैरामीटर इसलिए सेम रखे जा रहे हैं जिससे आपको कैलकुलेशन करने में ज्यादा तकलीफ ना हो, क्योंकि मेरा यहां पर मेन ऑब्जेक्टिव है फिजिक्स के कॉन्सेप्ट सिखाना, फंडे सिखाना। मैं आपसे यहां पर कैलकुलेशन कराना नहीं चाहता हूं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर ब्लॉक ए और बी के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यूज रखी हैं वो सेम रखी हैं, ब्लॉक्स के मासेस भी सेम रखे हैं, क्योंकि कैलकुलेशन इज नॉट अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो, है ना। कैलकुलेशन तो हम कर ही सकते हैं। चलिए बताइए फिर से वही पॉसिबिलिटी जनाब, क्या ये चलेंगे? सवाल सबसे पहले मुद्दे का ये है, क्या आज ब्लॉक ए और बी चलेंगे? और अगर चलेंगे तो साथ चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे? क्या सोच रहे हैं, सोचिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे फ्रिक्शन कितना था, तो आपको पता है म्यू की वैल्यू 0.2 थी और नॉर्मल की वैल्यू थी 80, तो यहां से वैल्यू आ गई 16 न्यूटन। इतना तो तय है कि चल लेंगे भाई। क्यों भाई? अरे भाई आगे फोर्स लग रहा है 64 और पीछे फ्रिक्शन लग रहा है 16, आगे वाला फोर्स पीछे वाले फोर्स से ज्यादा है, तो चलेगा भाई, रोक तो नहीं सकता कोई। लेकिन अब ये नहीं पता कि आज ये दोनों साथ चलेंगे या फिर अलग अलग चलेंगे। तो लेट्स सी, फिर से वही, लेट अस अज्यूम कि दोनों ब्लॉक साथ चल रहे हैं। टोटल मास 8 kg, आगे लगा है 64, पीछे यहां पे फ्रिक्शन 16। अगर मैं बात करूं कॉमन एक्सेलरेशन की, तो 64 माइनस 16, आगे वाला फोर्स माइनस पीछे, दैट इज 48 डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया भाई, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब क्या करें, किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लें। चलिए भाई 3 kg का बना लेते हैं भाई। देखते हैं भैया आज इसको कितनी जरूरत है। एक्सेलरेशन आपने बोला 6,
तो एक बात बताइएगा, इस रिक्वायरमेंट को फिल करने के लिए 6 × 3, ओहो हो 18 न्यूटन, दिस इज द रिक्वायरमेंट। सप्लाई कितनी है भाई? डिमांड 18 की आ रही है, सप्लाई कितनी कर पाओगे? मैक्सिमम 15। मतलब केस ए है या केस बी है? आज रिक्वायरमेंट ज्यादा है और सप्लाई मैक्सिमम 15 है, मतलब तुम्हारा जो अजम्पशन था वो इस वाली सिचुएशन में सही या गलत? गलत हो गया। मतलब अब यहां से इस कैलकुलेशन से मुझे समझ में आ गया कि मेरा अजम्पशन इनकरेक्ट है। मतलब ये तो तय हो गया कि ब्लॉक ए और ब्लॉक बी साथ साथ नहीं चलेंगे और ए और बी के बीच में लगने वाला जो फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स, वो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। तो अगर मैं यहां पर इस 3 kg के ब्लॉक की चर्चा करूं तो मैं कहूंगा कि आज इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा, और काइनेटिक की वैल्यू तुम्हें याद होगी 12 न्यूटन आ रही थी। तो मेरे से अगर कोई पूछे भैया ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन बता दो, तो ये तो मेरे पास डायरेक्ट ही आ गया भाई। मैं यहां पर बोल सकता हूं ब्लॉक ए का जो एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा 12 / 3 एंड दिस इज द 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? अब बात कर लेते हैं ब्लॉक बी की। भाई जब हम बात करेंगे ब्लॉक बी की तो देखना भाई, थोड़ा सा केयरफुल रहना। ब्लॉक बी में बहुत सारे फोर्सेस हैं, दो फ्रिक्शन लग रहे हैं, ऊपर वाली सरफेस भी लगा रही है और नीचे वाली सरफेस भी लगा रही है। 64 आगे लगा, ये 12 जो कि बी ने ए पर आगे लगाया था इस पे पीछे लगा भाई, और साथ ही साथ ग्राउंड सरफेस से भी लग रहा है फ्रिक्शन। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पर आगे लग रहा है 64 और पीछे लग रहा है 12 और 16। तो अगर मैं आपसे पूछूं नेट फोर्स कितना लग रहा है तो आप कहेंगे 64 - 12 - 16, यस और नो, और डिवाइडेड बाय 5। इसे सॉल्व कर लेंगे तो यहां से हमारे पास ब्लॉक बी का क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो देख लीजिए भाई, इसको सॉल्व करके वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो यहां पर हमें ये बात समझ में आ गई कि इस बार ए और बी के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है ना, वो फ्रिक्शन फोर्स कैसा है? काइनेटिक है। सिमिलरली बी और ग्राउंड सरफेस के बीच में लगने वाला फोर्स भी कैसा है? काइनेटिक है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो चलिए थोड़ा सा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें भाई, एनर्जी तो है ना भाई, जज्बा बरकरार रखिए। लेट्स मूव। चलिए नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा सिचुएशन क्या है। इस बार हम लोगों ने जो फोर्स लगाया ना वो ऊपर वाले ब्लॉक पे लगाया, मतलब ब्लॉक ए पे लगाया। क्या आपको सिचुएशन दिखाई दे रही है भाई? और इस समय यहां पर फिर से वही सेम सिचुएशन है, ग्राउंड सरफेस पे फ्रिक्शन है। अब आपसे पूछा जा रहा है अगेन वही सेम सवाल, एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ऑफ द ब्लॉक्स एंड द फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। तो क्या करें, क्या जल्दी बताइए। फर्स्ट स्टेप इज सपोज हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि ये दोनों ब्लॉक साथ में चल रहे हैं। अगर हम ऐसा मानते हैं तो एक बात बताइएगा, पूरे सिस्टम का टोटल मास कितना? 8 kg। जल्दी करिए कैलकुलेशन। अब आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा फंडा। आगे 24, लेकिन यहां पे ग्राउंड सरफेस से भी पीछे फोर्स लगेगा, भूल मत जाइएगा। जल्दबाजी में ये लोग गलती कर देते हैं भाई। जब आप कंबाइंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ग्राउंड सरफेस से लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स एक एक्सटर्नल फोर्स है, और वो एक्सटर्नल फोर्स की अगर मैं बात करूं तो वो कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू नॉर्मल, जो कि हमें याद है, दैट इज 16 न्यूटन। तो अगर मैं बात करूं कॉमन एक्सेलरेशन की, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन क्या आएगा? 24 - 16, तो वो कॉमन एक्सेलरेशन आएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है? अब क्या करें? व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप? भैया ये अजम्पशन है, चेक करेंगे ना कि ये सही है या फिर गलत है। तो अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? किसी भी एक ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलिए 5 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं भाई। 5 kg वाले पे ग्राउंड सरफेस से पीछे लग रहा है 16 न्यूटन का फोर्स, और यहां पे 3 kg वाला 5 kg के ऊपर एक लगाएगा फ्रिक्शन। लेकिन वो फ्रिक्शन कहां लगेगा? आगे की तरफ, क्योंकि वही फोर्स तो रिस्पॉन्सिबल होगा ना भाई एक्सेलरेशन के लिए। और हमें एक्सेलरेशन कितना चाहिए? 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन चाहिए हमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अगर मैं यहां पर इक्वेशन लिखूं तो मैं कहूंगा फ्रिक्शन -16 इज इक्वल टू m इंटू ए। तो यहां से जनाब फ्रिक्शन आ रहा है 21 न्यूटन। व्हाट इज दिस?
दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द फ्रिक्शन फोर्स। भैया ये डिमांड है लेकिन सप्लाई तो 15 ही थी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आपका अजम्पशन है गलत, और अगर अजम्पशन गलत है तो इसका मतलब हमें यहां पर समझ में आ चुका है। क्या समझ में आ गया? मतलब ए और बी दोनों साथ साथ नहीं चलेंगे। अब देखिएगा बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट, ए और बी के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स कैसा हुआ? काइनेटिक। तो अब मैं अगर 3 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा ना भाई, तो मैं ये कहूंगा कि इस पर यहां से जो फ्रिक्शन लगेगा वो काइनेटिक लगेगा। एक मिनट भाई, यहां पर सॉरी, ये एक्सटर्नल फोर्स तो कितना था भाई? 24, और यहां पे जो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा वो कितना लगेगा? 12। तो बताना, अगर मैं आपसे पूछूं यहां पे ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन क्या होगा, तो आपको समझ में आ रहा है आगे वाला फोर्स 24, पीछे वाला फोर्स 12, 24 माइनस 12 दैट इज 12 डिवाइडेड बाय व्हाट? 3। तो यहां पर ये एक्सेलरेशन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन अगर मैं यहां पे बी की बात करूं, किसकी बात करें जनाब? बी ब्लॉक की बात करें, तो देखिएगा यहां पर बी ब्लॉक पर आगे के डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है वो है 12। यार ग्राउंड सरफेस से मैक्सिमम फ्रिक्शन जो लग सकता है वो है 16। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि 5 kg के ब्लॉक को चलाने के लिए कम से कम आगे के डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स 16 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो ब्लॉक ए है ना, वो ब्लॉक बी पे जो फोर्स लगा रहा है वो कितना है? 12 है। क्या चलेगा? ये नहीं चलेगा। मतलब हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ब्लॉक बी का जो एक्सेलरेशन है ना वो 0 रहेगा, और यहां ग्राउंड सरफेस से इस बार काइनेटिक नहीं स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, और उतना ही लगेगा जितना फोर्स आगे लग रहा है। तो हम यहां पर कहेंगे कि जनाब पीछे कितना लगेगा? 12 न्यूटन, और एक्सेलरेशन ऑफ अ ब्लॉक बी क्या हो जाएगा? 0। इस बार सिचुएशन बदल गई जनाब। सिर्फ एक ही ब्लॉक चल रहा है, वो भी कौन सा वाला? ऊपर वाला। नीचे वाला ब्लॉक तो मूव ही नहीं कर रहा, क्योंकि नीचे वाले ब्लॉक को चलाने के लिए यहां पर आगे के डायरेक्शन वाला फोर्स 16 न्यूटन से ज्यादा होना चाहिए था। और आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए और बी के बीच में जो फ्रिक्शन लग रहा है उसकी मैक्सिमम वैल्यू ही 15 न्यूटन है। अरे समझे मेरी बात? अरे बी को चला कौन रहा था? अगर कोई चला था तो कौन चलाता? जो ए की वजह से फ्रिक्शन लगता। अब वो फ्रिक्शन मैक्सिमम है ही 15, और आपको दिख रहा है कि वो तो 16 न्यूटन से कम है। तो ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन फॉर अ गिवन प्रोफाइल, एक्चुअली में ये जो ब्लॉक बी है ना ये कभी भी मूव नहीं करेगा। हाँ क्या बोल दिया मैंने? अरे सही तो बोल रहा हूं भाई। तुम चाहे इस एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू कितनी भी लगा लेना भाई, तुम तो 24 की जगह 240 न्यूटन लगा दो यार, तो भी ब्लॉक बी मूव नहीं करेगा, क्योंकि ये वाला फोर्स थोड़ी ना ब्लॉक बी को चला रहा है। ब्लॉक बी को तो फ्रिक्शन चला रहा था, और जो फ्रिक्शन आगे की तरफ लग सकता है वो 15 न्यूटन है भाई। क्या भाई चमका? आई होप सो कि ये कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे। पक्का? तो चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और करेंगे, और उसी के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे फिर। ठीक है, डन? चलिए नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हो, इस बार तो भैया फोर्स आगे भी लग रहा है और फोर्स पीछे भी लग रहा है, और ए और बी ब्लॉक के बीच में यहां फ्रिक्शन है। म्यू का वैल्यू दिया है 0.5, लेकिन ग्राउंड सरफेस है स्मूथ। क्वेश्चन क्या है? वही सेम क्वेश्चन, फाइंड द एक्सेलरेशन एंड द फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन ए एंड बी। अब क्या करें भाई? मैंने तो एक भी ऐसा सवाल नहीं कराया जिसमें आगे भी फोर्स लग रहा हो पीछे भी फोर्स लग रहा हो। देखिए भाई, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना, आपके फंडे क्लियर है, तो सिचुएशन आपके सामने कई सारी आ सकती है, लेकिन अप्रोच आपका वही रहेगा। क्या? फिर से लेट अस अज्यूम कि दोनों ब्लॉक एक साथ चल रहे हैं। यहां पर एक्सटर्नल फोर्स इधर है 2 न्यूटन और इधर है 20 न्यूटन, तो ऑब्वियस सी बात है लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। तो हमने मान लिया कि भाई देखिएगा टोटल मास 6 kg, इधर लगा 20 न्यूटन और इधर लगा 2 न्यूटन, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात करूं तो 20 - 2 18,
अगर एक्सेलरेशन देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में आएगा भाई 18/6, जो कि कितना आ जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो मेरा अजम्पशन वाला एक्सेलरेशन है, जरूरी नहीं है कि सही हो जाए। फिर नेक्स्ट, किसी भी आइदर ए या बी ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना लीजिए। चलिए जनाब ए का ही बना लेते हैं। ए ब्लॉक का बनाए तो मास है 2 kg, एक्सटर्नल फोर्स लगाया 2 न्यूटन, और आप कह रहे हैं कि इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है 3। अगर इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन चाहिए तो जैसा कि आपको देख करके समझ में आ रहा होगा कि नीचे वाला ब्लॉक मतलब ब्लॉक बी ए के ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा वो डेफिनेटली लेफ्ट हैंड साइड में लगाएगा भाई। क्यों क्लिक किया भाई? तो सही बोल रहा हूं ना भाई। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा है तो कोई ना कोई तो फोर्स है ना जो जिम्मेदार है। तो वो जिम्मेदार कौन होगा? इन दोनों के बीच में लगने वाला फ्रिक्शन। अब निकाल लेते हैं रिक्वायरमेंट। क्या निकाल लेते हैं भाई? रिक्वायरमेंट। हमने कहा भैया इधर वाला फोर्स F रिक्वायर्ड -2 बराबर क्या लिखेंगे? M इंटू ए। यस और नो? यहां पर अगर सॉल्व करें तो देखें भैया रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है, ये 6 + 2 रिक्वायरमेंट आ रही है 8 न्यूटन। मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेना भाई। डेटा चेंज हो गया इस बार, 15 मत बोल देना। मुझे पता है आप यही सोच रहे होंगे फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है भाई। म्यू की वैल्यू है कितना? म्यू कितना था भाई? 0.5 था भाई म्यू, है ना भाई। म्यू की वैल्यू थी आपके सामने 0.5। तो भाई 0.5 इंटू और ए और बी के बीच में नॉर्मल फोर्स कितना? 20। तो मेरे हिसाब से आ गई है 10 न्यूटन। जनाब डिमांड कितनी है? अरे डिमांड कितनी है? 8 न्यूटन। और जनाब मैक्सिमम वैल्यू कितनी है? 10 न्यूटन। अजम्पशन सही या गलत? सही है। मतलब बोथ ऑफ दी ब्लॉक्स, ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे भैया लेफ्ट हैंड साइड में विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ए और बी के बीच में लगने वाला जो फ्रिक्शन फोर्स है, दैट फ्रिक्शन फोर्स विल बी द स्टैटिक इन नेचर। क्लियर? और उस फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू कितनी होगी? रिक्वायरमेंट जितनी थी उतनी ही होगी, और वो रिक्वायरमेंट हमारे सामने ऑलरेडी आ चुकी है, दैट इज 8 न्यूटन। आई होप सो आज के इस लेक्चर से आपके 2 ब्लॉक के सारे फंडे एकदम परफेक्टली क्लियर हो चुके होंगे। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। और मैं आपको बता दूं यहां पर आपके सामने और भी कई तरह की वेरियस प्रोफाइल्स हो सकती हैं, लेकिन हर प्रोफाइल के क्वेश्चंस में जो आपको शुरुआत में मैंने 3 स्टेप्स बताए ना, अगर आपने उन 3 स्टेप्स को स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया ना, तो आई एम श्योर कि आप किसी भी क्वेश्चन में फंसने वाले नहीं है, चाहे वो क्वेश्चन मेंस का हो या फिर वो क्वेश्चन एडवांस का हो। क्लियर है? और कमेंट बॉक्स में एक बार ये लिख करके आप जरूर बताइएगा ऐसे और भी कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको चैलेंज फेस होता है, क्योंकि हम पूरा प्रयास करेंगे उन सभी टॉपिक्स पर जल्दी से जल्दी वीडियोस बना करके आपकी हेल्प कर पाए। ओके, थैंक यू, लेट्स क्रैक इट।